वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हम स्टडी करने वाले हैं जगत फंजाई के बारे में, किंगडम फंजाई है उसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जगत फंजाई है, किंगडम फंजाई है, इसको हम माइकोटा भी कह सकते हैं। ठीक है, माइकोटा वर्ड, एक वर्ड आप नोट कर लीजिए, जहां पर भी आपको माइको वर्ड मिले उसका मतलब होता है फंजाई। ठीक है, यानी कवक। ठीक है, ये कवकों का वर्ग है। फंगस जो होते हैं उनका एक ग्रुप है ये। कंप्लीट है। ओके, तो जो फंगस वर्ड होता है, फंगस नाम जो दिया गया था, वो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है गेस्पार्ड बोहिन। ठीक है, उन्होंने दिया था, गेस्पार्ड बोहिन ने। उसके बाद में हम कहते हैं, देखो माइको, तो हम एक वर्ड बना देंगे माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है किसी चीज का अध्ययन करना, टू स्टडी। तो हम बोल देंगे कवकों का अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगस, उसको हम बोल देंगे माइकोलॉजी। अब माइकोलॉजी जो है वर्ड, ठीक है, माइकोलॉजी है उसके फादर, जनक, यानी हम बोल देंगे माइकोलॉजी का जनक। ठीक है, वो कहा जाता है मिशेली को। ठीक है, मिशेली एक साइंटिस्ट है, उनको कहा जाता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मॉडर्न माइकोलॉजी, आधुनिक माइकोलॉजी जो है, आधुनिक माइकोलॉजी, या हम उसको बोल सकते हैं कवक विज्ञान। ठीक है, माइकोलॉजी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कवक विज्ञान। तो आधुनिक माइकोलॉजी है, उसका जनक हम कहते हैं डी बेरी को। कंप्लीट है। तीसरा हमारे पास है कि जो इंडियन माइकोलॉजी है, यानी हम बोल देते हैं भारतीय कवक विज्ञान, भारतीय कवक विज्ञान, इंडियन माइकोलॉजी, और उसका फादर हम कहते हैं बटलर को। कंप्लीट है। तो ये हो गया इनका इंट्रोडक्शन की जो जगत है फंगस यानी कवकों का जो जगत है, ये क्या होता है, अब ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, उनके बारे में जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इनका आवास, इनका हैबिटेट क्या होता है, ये कहाँ पर रह सकते हैं। तो ये जो जल होता है, वाटर है, वहां पर भी रह सकते हैं, स्थल टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, या वायु है, एयर है, वहां पर भी रह सकते हैं। तो ये कहीं पर भी रह सकते हैं। हम बोल देंगे ये विश्वव्यापी होते हैं, विश्वव्यापी यानी यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह पर मिल जाएंगे। आपको वायु में मिल जाएंगे, पानी में मिल जाएंगे, जल पे मिल जाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मशरूम होता है, जिसको हम कहते हैं सामान्य मशरूम ही होता है, या इसको सामान्य छत्रक भी कहा जाता है। सामान्य छत्रक मशरूम का दूसरा नाम हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार का फंगस ही है, कवक ही है। टोड स्टूल, जिसको हम कहते हैं कुकुरमुत्ता, जिसको सांप की छतरी कहा जाता है, सांप की छतरी। तो ये भी क्या होता है, ये भी एक हम कवक होता है। पक्सीनिया होता है ना, ये गेहूं पर पाया जाता है, गेहूं के रोग फैलाता है, कीट रोग होता है गेहूं के अंदर, कीट रोग, और वो पक्सीनिया की वजह से होता है। ठीक है, एक और होता है ओस्टिलागो। ठीक है, इसका देखो इस हिंदी में नाम भी यही है, पक्सीनिया, पक्सीनिया, और इससे क्या होगा, गेहूं का कीट रोग होगा। एक होता है ओस्टिलागो। ठीक है, इससे क्या होता है, गेहूं होता है उसमें स्मट रोग होता है। ठीक है, स्मट रोग। इनके अलावा ट्राइकोफाइटोन, ठीक है, हिंदी का नाम भी यही है इसका, ट्राइकोफाइटोन, और दूसरा है माइक्रोस्पोरम। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, इनसे होता है दाद, दाद की बीमारी उनसे होती है, यानी मानव पे पाए जाते हैं, जिसको हम बोल देते हैं रिंग वर्म, इनसे होता है। ठीक है, तो दाद के जो होते हैं ना, वो भी किसकी वजह से होता है, कवक फंगस की वजह से होता है। रोटी है, रोटी पे जो आते ना फफूद, जिसको हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं बुफन आ जाना, रोटी के ऊपर फफूद आ जाना, वो राइजोप्स होता है, उसका नाम क्या होता है, राइजोप्स। रोटी पे आने वाली जो होती है फफूद या बुफन, जिसको हम मारवाड़ी में हम कहते हैं एल्बुगो। ठीक है, एल्बुगो। तो जो एल्बुगो होता है, ये क्या होता है, ये सरसों पर जो कवक आ जाते हैं, सरसों पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं, अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, ये विश्वव्यापी होते हैं। अब जो कवक होते हैं यानी जो फंगस है, इसकी संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसी है, उसके बारे में अब हम जो कवक होते हैं उनकी जो संरचना होती है उनके बारे में जान लेते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं फंगस की। तो देखें, इनमें क्या
क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती है ना वो आपस में ऐसे जुड़ेगी और जुड़कर एक धागे नुमा संरचना बनाती है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है ऐसे। तो ये जो धागे नुमा संरचना बनेगी उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका नाम होता है हाइफी। ठीक है, धागे नुमा संरचना जो बनती है उसका नाम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसका नाम होता है ये। कंप्लीट है। अब ये जो धागे नुमा संरचनाएं हैं ये आपस में ऐसे जुड़कर बहुत सारी इकट्ठी हो जाएगी और ये एक सघन जाल बना लेती है, एक नेटवर्क बना लेती है, द नेटवर्क ऑफ हाइफी। ठीक है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, इसका नाम हो जाएगा माइसीलियम। इनका नाम हो जाएगा माइसीलियम। इसको हम एक और नाम कह सकते हैं हाइफी को, कवक तंतु भी कहा जाता है, कवक तंतु। और इनको हम बोल देंगे कवक जाल। ठीक है, कवक जाल। तो दो टाइप का हो गया हमारे पास, एक हो गया कवक तंतु, कवक तंतु आपस में मिलकर बना लेते हैं कवक जाल, जिसको हम कह देंगे माइसीलियम। कंप्लीट है। अब ये क्या होते हैं, कवक तंतु होते हैं ना, किसी में इस तरह होते हैं लगातार कोशिकाएं, एक ही कोश, जैसे बहुत सारी कोशिकाएं हैं हमारे पास, यहाँ एक कोशिका, ये दूसरी कोशिका, ये तीसरी कोशिका, चौथी कोशिका, पांचवी, ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं हैं। इसका जैसे हमने ये है ना कवक तंतु, इसको जूम करके देखा तो ये कोशिकाएं ऐसे बहुत सारी दिखाई देती है। ठीक है, अब ये कोशिकाएं हमें दो टाइप की मिलती है। किसी के अंदर तो क्या होता है, इनके बीच में ऐसे सेपरेशन होता है, पट पाया जाता है। ठीक है, यानी इनके बीच में सेप्ट होता है। कंप्लीट है, सेप्ट कहते हैं सेपरेट करने वाले को, पट कहते हैं जिसे को अलग अलग भागों में बांट दे। और किसी के अंदर क्या होता है, ये इस तरह बेलनाकार तो है लेकिन उनके बीच में ना ये पट नहीं पाए जाते, डायरेक्ट के अंदर ही रहता है, यानी बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है। तो लगेगा कैसा, एक ही कोशिका, यहाँ पर कोशिका क्या हो जाएगी, एक कोशिका है, यहाँ पर सिंगल सेल है यहाँ पर, और उसके अंदर बहुत सारे केंद्रक है, यानी हम बोल देंगे बहु केंद्र की संरचना बन जाती है, बहु केंद्र की, यानी मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब ये जो संरचना ना इधर वाली, इसका नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, सीनोसाइट कहते हैं। इनका नाम क्या हो जाएगा, सीनोसाइट। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, याद रखें कि सीनोसाइट किसे कहा जाता है। तो कवक तंतु में क्या होता है, जब बेलनाकार होते हैं तो इनके अंदर पट नहीं होगा, पट नहीं होने से एक ही कोशिका रहेगी और उसमें बहुत सारे केंद्रक रहेंगे और ये कहलाएगा हमारे पास सीनोसाइट, यानी हम बोल देते हैं बहु केंद्र की जो कोशिकाएं होती है इनको सीनोसाइट कहते हैं। अब इनके अंदर देखो, यहाँ पर तो क्या है, इसके अंदर पट है, इसके अंदर पट है, तो इसको हम बोल देते हैं पटिया या सेप्टेट है, यानी इसके अंदर सेप्ट है तो सेप्टेट हो गया। और ये वाला है, इसके अंदर पट नहीं है, तो ये कैसा हो गया, ये एसेप्टेट हो गया यहाँ पर। कंप्लीट है, अपटीय हो गया। तो कवक तंतु है ये पटीय या अपटीय दोनों टाइप के हो सकते हैं। अपटीय हमें किनमें देखने को मिलते हैं, आगे हम आपको पढ़ाएंगे, जिसका नाम होता है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जो कवक होते हैं, इंग्लिश का नाम भी यही है, फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज होते हैं ना, इनके अंदर पट नहीं होता। इनके अलावा हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक तो होता है ऊमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज, ठीक है, एक होता है एस्कोमाइसिटीज, कुछ कवक एस्कोमाइसिटीज, कुछ होते हैं उनको हम कहते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, हिंदी का नाम भी यही है, ऊमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। इनके अंदर पट पाए जाते हैं, यानी ये पटीय होंगे। कंप्लीट है, तो ये होगी इनकी संरचना। अब हम देख लेते हैं कि इनकी कोशिकाएं हमें कैसी दिखने को मिलती है। जो इनकी कवक कोशिकाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो जितने भी कवक होते हैं ना, ये सब बहुकोशिकीय होते हैं, यानी इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, यानी मल्टी सेल्यूलर होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है इसका, वो है हमारे पास यीस्ट। ठीक है, ये दारू बनाने में काम आता है, ब्रेड आदि बनाने में काम आता है। यीस्ट जो होता है ना, ये यूनिसेल्यूलर होता है। ठीक है, यानी ये एक कोशिकीय होता है, यीस्ट है ये एक कोशिकीय होता है। अब इनकी जो कोशिकाएं देखते हैं तो इनमें बाहर की तरफ क्या होगी, कोशिका भित्ति होगी। ठीक है, कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती है, यानी इनमें जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट होती है। बनी किसकी होती है ये, तो ये बनी होती है काइटिन की। ठीक है, ये नाम है
काइटिन जो होता है उसकी बनी होती है, प्लस इसके अंदर अन और भी पॉलीसेकेराइड इसमें प्रेजेंट होते हैं। काइटिन के साथ में अन और भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है, यानी जिसका एग्जांपल हो गया हमारे पास ग्लाइकेन, ये पॉलीसेकेराइड है, ये प्रेजेंट होता है। इनके अलावा इनमें सेल्यूलोज होता है, ये भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो मुख्य पद है जो सभी किसी में नहीं पाया जाता वो इनमें पाया जाता है, वह है काइटिन। एक चीज और याद रखना है, आपने नाम सुना होगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है, नहीं पता है तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, टेंशन ले। आर्थ्रोपोडा इसमें आते हैं जितने भी कीट होते हैं, इनका जो बाह्य कंकाल होता है, ठीक है, एक्सोस्केलेटन होता है, ये भी काइटिन का ही बना होता है, याद रखना है। ओके, अब देखें, मैंने कहा कि इनमें काइटिन का बना होता है, लेकिन इसका एक अपवाद है, एक ऐसा कवक है जिनको हम कहते हैं oomaicetines, जिनका ग्रुप का नाम है oomaicetines। oomaicetines, तो इस oomaicetines में क्या होता है, इसमें जो होती है कोशिका भित्ति, ये केवल सेलुलोज की बनी होती है, इनमें काइटिन नहीं पाया जाता, काइटिन अनुपस्थित होता है। कंप्लीट है। अब इनकी कोशिका के अंदर आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। इसमें अंतःपर्दवी जालिका, गोल जिसको बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, यानी ईआर, वो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, लेकिन गोल्जी बॉडी होता है ना, ये यूनिसिस्टरोनिक होता है ना, एक ही सिस्टर नहीं इसमें प्रेजेंट होती है। अब ये क्या चीज होता है, ये हम आपको जब गोल्जी बॉडी पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल से बता देंगे। कंप्लीट है। इनके अलावा इनमें राइबोसोम, हाँ राइबोसोम भी इनके अंदर प्रेजेंट होगा। कैसा होगा, इनमें SCS प्रकार का ही होगा जैसे हमारे अंदर है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल होती है इनकी, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। ओके, तो ये सब इसके अंदर पाया जाएगा, लेकिन इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये नहीं पाया जाता, ये इनके अंदर अनुपस्थित होता है, यानी हरित लवक इनके अंदर अनुपस्थित होता है। कंप्लीट है। तो ये हो गए इनकी कोशिका के बारे में। कंप्लीट है। अब हम जान लेते हैं कि इनमें जनन कैसे होता है, पोषण कैसे होता है। तो अब हम जो कवक है उनमें पोषण कैसे होता है उसके बारे में जान लेते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में उनके जानते हैं। तो देखिए, पोषण के आधार पर ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोफिक होते हैं, जिस ठीक है, हेटेरोट्रोफिक होते हैं। अब हेटेरोट्रोफिक होते हैं, परपोषी भी कह देते हैं इनको, तो ये मर्तोपजीवी हो सकते हैं, यानी सेप्रोफाइट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो मर्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है या डिकेइंग मटेरियल है, ये उन पे उग जाएंगे, उन पे चिपक जाते हैं, और ये क्या करते हैं, एक कुछ एंजाइम है इनका स्राव करेंगे, एंजाइम का स्राव करके उसका पाचन कर देते हैं, फिर उनका अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है। यानी जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये लकड़ी पड़ी है, तो ये लकड़ी के ऊपर इस तरह चिपक जाएंगे, फिर इसका क्या करते हैं, लगातार यहाँ से अपने एंजाइम का स्राव करेंगे, इस लकड़ी का पाचन करेंगे, क्योंकि लकड़ी आपको पता है सजीव का भाग है, इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और वसाई भी उसके अंदर होती है, लेकिन ज्यादा नहीं होती कि हम यूज में ले सके, ये यूज में ले सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनसे ये प्राप्त करते रहते हैं, तो इस प्रकार ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परजीवी होते हैं। तो परजीवी का मतलब ये दूसरे के शरीर पे उग जाएंगे और उनसे पोषण प्राप्त करेंगे, या हमारे अंदर शरीर में चले जाएंगे और पोषण प्राप्त करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ट्राइकोफाइटोन, इससे दाद होता है, तो वो क्या एक परजीवी हो गया। इनके अलावा जैसे रोटी पर हमने पढ़ा था, रोटी है, ठीक है, उसके ऊपर जो होता है वो तो सेप्रोफाइट हो गया, मर्तोपजीवी हो गया, ठीक है। इनके अलावा गेहूं पर पक्सीनिया आता है, तो पक्सीनिया क्या हो गया, परजीवी हो गया। कुछ होते हैं ये सहजीवी होती है, सिम्बायोटिक होते हैं। सहजीवी का मतलब होता है इसमें दोनों को लाभ होता है, दोनों को लाभ होता है, यानी दोनों है इसके अंदर, जो यानी दो का मतलब होता है दो सजीव रहते हैं, दोनों को इसमें लाभ रहता है। फॉर परजीवी में देखो क्या होता है, जैसे हमारे दाद हो गया, तो दाद हो गया तो हमारे तो हानिकारक है, लेकिन उस कवक के अगर थ्रू से देखें तो कवक के लिए तो अच्छा ही है, उनको पोषण मिल रहा है, तो उसको तो लाभ है और हमें हानि है। लेकिन यहाँ पर दोनों को लाभ होता है, उसको हम कहते हैं सहजीवन यापन करना, सिम्बायोटिक इसको कहते हैं, सिम्बायोसिस प्रोसेस कह देते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है, एक तो इसको हम कहेंगे लाइकेन, ठीक है, ये नाम है इसका इंग्लिश में लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, जो शैवाल होते हैं, ठीक है, वो और जो कवक होते हैं, ये दोनों के दोनों मिलकर साथ में सहजीवन यापन करते हैं, उसको हम कह देते हैं लाइकेन। इसमें क्या होता है कि जैसे एक चट्टान है, अब आपको पता है चट्टान पे शैवाल तो नहीं रह सकता, लेकिन ये कवक है उस पे उग जाएंगे, इस तरह उन पे उग जाएंगे। अब उनके ऊपर शैवाल आ जाते हैं,
उनके ऊपर शैवाल ऐसे चिपक जाते हैं। फिर शैवाल क्या करेंगे, शैवाल क्या करेंगे, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना फूड बनाएंगे, और ये भोजन इसको भी मिलता रहता है कवक को। कवक क्या करेगा, ये एंजाइमों का स्राव करेगा, एंजाइमों का स्राव करके चट्टान का अपघटन करेगा, और इनसे जो खनिज पदार्थ होते हैं वो प्राप्त करेगा, जो मिनरल्स है वो प्राप्त करेगा, प्लस चिपकने के लिए स्थान प्रदान करेगा इसको शैवाल के लिए। तो इसमें दोनों के लाभ है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, लाइकेन। ठीक है, अगर इसमें जो शैवाल होता है ना उनको हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट। ये मैं आपको जब शैवाल के बारे में बताऊंगा तब डिटेल से बताएंगे, क्योंकि फाइको का मतलब होता है शैवाल और माइको का मतलब होता है कवक। तो फाइकोबायोन्ट शैवाल को कह देंगे, माइकोबायोन्ट हम कवक को कह देंगे। ये डिटेल से हम कब पढ़ेंगे, जब हम शैवाल के बारे में जानेंगे तब। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्या होता है कि एक और ये जो सहज जीवन यापन करता है जिसको हम कहते हैं कवक मूल। कवक मूल, तो मैंने आपको बताया था जहां पर भी आपको कवक शब्द मिल रहा है उसके लिए हम एक शब्द काम में ले सकते हैं माइको। माइको का मतलब होता है कवक, जैसे माइकोलॉजी, माइकोटा। ठीक है, तो कवक मूल में देखो क्या हो जाएगा, इसको हम इंग्लिश में बोल देंगे माइकोराइजा। माइकोराइजा, तो एक नोट कर ले आपको, जहां पर भी राइजा वर्ड मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब होता है रूट, जड़, मूल। ठीक है, इसका मतलब जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया वाले में, राइजोबियम, राइजो का मतलब हो गया जड़, यानी जड़ में पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया। तो राइजो का मतलब होता है जड़ और माइको का मतलब होता है कवक, तो माइकोराइजा। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो पादप होते हैं उनकी जड़ों के साथ में चिपक कर, ठीक है, रहते हैं। पादप से तो भोजन प्राप्त करते रहेंगे और पादप के लिए क्या करेंगे, अवशोषण में सहायता करेंगे, तो दोनों के लाभ हो जाता है। और इस ये मिलता है, एक पादप है जिसका नाम होता है पाइनस। ठीक है, पाइनस और कवक है, इन दोनों में ये ऐसा देखने को मिलता है। पाइनस की जड़ में कवक मिलेगा तो उसको बोल देंगे कवक मूल। ठीक है, तो ये हो गया इनके अंदर पोषण कैसे होता है। अब हम इनमें जान लेते हैं कि इनमें जनन कैसे होता है। ओके, तो अब हम कवकों में जनन के बारे में जान लेते हैं। तो इनमें लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन, सॉरी, लैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का मिलता है। अलैंगिक में क्या होता है, इसमें एकल जनक होता है, अकेला जनक होता है, उसी से संतति का निर्माण हो जाता है। लैंगिक में क्या होता है, इसमें युग्मक बनते हैं और फिर युग्मक आपस में जुड़ते हैं, यानी युग्मक का संलयन होता है, यानी हम बोल देते हैं निषेचन होता है, और इसमें नर व मादा इस तरह अलग अलग भाग काम आते हैं। तो इसमें मिक्सर होता है, इसमें सिंगल से संतति उत्पन्न हो जाती है। अब ये कौन कौन से तरीके से हो सकता है, कायिक खंडन से हो सकता है। कायिक खंडन का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने पढ़ा था, ये हमारे पास हाइफी है और हाइफी है वो आपस में जुड़कर एक जाल बना लेती है जिनको हम कहते हैं माइसीलियम। इस माइसीलियम में क्या, एक हाइफी थी, ये छोटा सा भाग इससे अलग हो गया और ये कहीं दूसरी जगह पर गिर गया, और फिर ये भी क्या करेगा, एक दूसरा कवक यहाँ पर बना लेगा, इस तरह नया कवक है, नया फंगस उग जाएगा। तो ये कहलाता है इसका कायिक खंडन, टुकड़े हो जाना है इसके कायिक भाग के। दूसरा होता है मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, देखो इसको मैं जूम करके बता रहा हूँ, ये इसका हाइफी है, ठीक है, मान लेते हैं पट्टी हाइफी है, इसमें पट भी है, इसके ऊपर क्या होते हैं, फिर एक उभार निकलना शुरू होता है ऐसे, फिर ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है और एक अलग से कवक हाइफी बना लेता है, और फिर ये अपने पादप से अलग हो जाएगा और एक नया जीव बना लेगा। तो इस तरह मुकुलन इनके अंदर होता है। नेक्स्ट क्या है, इसमें द्विखंडन भी होता है। द्विखंडन बाइनरी फिशन होता है। द्विखंडन का मतलब क्या होता है, जैसे ये कवक है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं ऐसे, यानी पट्टीय बनाया है मैंने, अपट्टीय नहीं बनाया है, सेप्टेट बनाया है। अब इनमें क्या होता है, एक कोशिका है इसकी, ये विभाजन हो गई, ये वाली विभाजन होकर अलग हो गई और फिर इनसे नया कवक उग जाएगा, तो द्विखंडन इनके अंदर हो सकता है। तो इनके अंदर कौन कौन से तरीके से अलैंगिक जनन हो सकता है, एक तो हो गया कायिक खंडन से, दूसरा होता है मुकुलन से, और तीसरा होता है द्विखंडन से। इनके अलावा इनमें क्या होते हैं, बीजाणु भी बनते हैं। क्वेश्चन बन गया सर बीजाणु क्या होते हैं, तो देखिए बीजाणु एक कोशिकीय संरचना होती है, ऐसे एक छोटा सा बीजाणु संरचना बनती है इनके हाइफी के ऊपर ऐसे, ठीक है। तो बीजाणु है, ये एक कोशिकीय संरचना होती है और अगुणित होते हैं, हम बोल देंगे अगुणित एक कोशिकीय, ठीक है, स्ट्रक्चर होती है ये, यानी हम बोल देते हैं ये बीजाणु होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं
और यूनिसेल्यूलर होते हैं। ऐसी संरचना इनकी होती है। ओके, तो इनके द्वारा नहीं संततिक। अब जैसे ये बीजाणु है, ये हवा में तैरता रहता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो रोटी है उनके ऊपर कोई भी कवक नहीं है, अचानक में वहां से कवक कैसे आ जाता है, उस पे जो फंगस है ये कैसे आ जाता है। तो उनके जो बीजाणु होते हैं ना, ये हवा में फैले रहते हैं, हवा में फैले रहते हैं, सूक्ष्म होते हैं। आपको पता है ये एक कोशिकीय है, तो ये हमें दिखाई नहीं देते, हवा में फैले रहते हैं। जब भी इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, एक चीज याद रखना है, इनको क्या चीज उगने के लिए क्या चाहिए, नमी चाहिए, इनको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, ठीक है। ये और इनको चाहिए होती है गर्मी, वार्म एरिया चाहिए होता है। दोनों चीजें अगर इनको मिल रही है तो ये वहां उगना शुरू कर देते हैं। तभी तो हम क्या करते हैं, रोटी को सुखा दें, कवक नहीं आएगा, या रोटी को हम रख दें फ्रीज में, उन पे कवक नहीं आएगा, वो सड़ेगी गलेगी नहीं। संतरा है ये सड़ जाता है, गल जाता है, उसका कारण भी यही है, कवक ही होते हैं। तो देखिए अगर इनमें नमी नहीं है, सुखा दें तो भी नहीं आता, या इनको हम क्या कर दें, ठंडे स्थान पे रख दें, ठीक है, तो वहां पर भी क्या होगा, इनमें कवक नहीं उगेगा। तो कारण क्या है, कवक को दो चीज चाहिए होती है, नमी और गर्मी चाहिए होती है। अब अगर ये इनके जो बीजाणु है ये हवा में तैरते रहते हैं। अब जहां पर भी इनको सजीव मिला, जैसे मान लो रोटी मिल गई है, कोई और चीजें जहां से इसको पोषण मिल सकता है, तो अगर नमी भी है, गर्मी भी और पोषण भी, तीन चीजें मिल गई, तो यहाँ पर ये वृद्धि करना शुरू कर देगा। अब क्वेश्चन बन गया सर, ये बीजाणु तो आपने बता दिया, ये बीजाणु होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कोनिडिया, वैसे तो तीन टाइप के होते हैं, कोनिडिया होता है और चल बीजाणु होते हैं, ठीक है। कोनिडिया को हम कोनिडिया ही कहेंगे इंग्लिश में, कोनिडिया, और चल बीजाणु को है हम कह देंगे जू स्पोर, जू स्पोर। अब देखो ये दोनों में अंतर क्या है, कोनिडिया जो पहले तो जू स्पोर समझे, जू स्पोर एक कोशिकीय संरचना एकदम जैसे मैंने बनाई थी, इनके ऊपर फ्लैजिला ऐसे पाए जाते हैं, यानी पक्षमाप पाए जाते हैं। इसका मतलब ये क्या होते हैं, ये गतिशील होते हैं, ये गति कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोनिडिया होते हैं, इनके ऊपर ये नहीं पाए जाते, ये चल बीजाणु है, ठीक है, चल बीजाणु की तरह पक्षमाप नहीं पाए जाते, डायरेक्ट ऐसे ही है। इसका मतलब ये क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। ये कोनिडिया को बोल देंगे नॉन मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल, ठीक है। और ये होते हैं मोटाइल। इनके अलावा एक और होता है जिनका नाम होता है एचल बीजाणु, एचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर, ठीक है। अभी ये एप्लेनोस्पोर एचल बीजाणु क्या है, ये भी क्या होते हैं, गतिशील नहीं होते, कोनिडिया की तरह ही है। अब कोनिडिया में, चल बीजाणु में और इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, इसका मेरा एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप लिस्ट चेक कर सकते हैं वहां पर भी मिल जाएगा आपको, बीजाणु का अलग अलग टाइप के बीजाणु के बारे में। ओके, तो अब हम जो बीजाणु है उनमें लैंगिक जनन पढ़ लेते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। आपको पता है इसमें क्या बनेंगे, युग्मक बनते हैं, युग्मक का फिर संलयन होता है, और संलयन होकर फिर लैंगिक जनन होता है, हमेशा ध्यान रखना है। तो अब पहले तो देखिए इसमें क्या होता है, जो लैंगिक जनन होता है उसमें बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु इनमें तीन प्रकार के बनते हैं, इनको हम कहते हैं ऊ स्पोर बनते हैं, इनमें एस्कस स्पोर बनते हैं, या बेसिडियो स्पोर बनते हैं। तो तीन प्रकार के इनके बीजाणु बनते हैं। अब देखो हमने पढ़ा था कि जो कवक तंतु होता है, हाइफी होता है, इस तरह माइसीलियम में क्या होता है, बहुत सारे कवक तंतु का जाल होता है, जिनको हम बोल देते हैं कवक जाल, माइसीलियम। ये माइसीलियम है, इसमें से मैंने एक हाइफी निकाला है, ठीक है, एक कवक तंतु निकाला है और इसको जूम करके देखा है, और ये जो है इसमें मान लेते हैं पट्टिये है, ठीक है, इस तरह पट्टिये है। तो इसके ऊपर क्या होता है, एक यहाँ पर संरचना बनती है, ऐसे एक संरचना बनेगी इसके ऊपर, यहाँ पर इनके सिरे के ऊपर, और इस संरचना का नाम होता है फलनकाय, फलनकाय, या हम बोल देते हैं इनको फ्रूटिंग बॉडी, फलनकाय या फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। और इसके अंदर बनते हैं ये बीजाणु, ठीक है, ये बीजाणु होते हैं ना, ये इसके अंदर बनते हैं, ठीक है। तो फलनकाय फ्रूटिंग बॉडी में ये बीजाणु बनते हैं। अब क्वेश्चन बन गया सर, आपने पहले ही बीजाणु बताए थे, वो कोनिडिया थे, दूसरा चल बीजाणु थे और अचल बीजाणु थे, तो उसमें और इनमें क्या अंतर होता है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो हम इनमें जान लेते हैं कि ये जो लैंगिक बीजाणु बनते हैं ये क्या चीज है, कैसे बनते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है कि जो मेन शरीर इनका होता है ना, कवकों का मेन शरीर होता है, वो एन अवस्था में होता है, यानी अगुणित होता है, हेप्लोइड होता है।
और हमारी जो बॉडी होती है ना ये डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है, यानी हमारे अंदर गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी है, यानी हमारे हमेशा 2 के संख्याओं में काम आएगी, यानी 46 हो सकती है, हमारे अंदर तो 46 है, किसी में 22 हो सकती है, किसी में हो सकती है 20 हो सकती है, 4 हो सकती है, यानी 2 के गुणा के अंदर रहेंगे, 2 के मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे। लेकिन जब अगुणित होता है तो उनमें 9 भी हो सकते हैं, उनमें 7 भी हो सकते हैं, उनमें 41 भी हो सकते हैं, इस तरह के रहते हैं। तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या ना ये इस तरह रहती है। तो ये अगुणित होते हैं, अगुणित का मतलब ये इनमें हेप्लॉइड होंगे। अब इनसे क्या होते हैं, ये जैसे हमारे पास 2 अलग अलग कवक है, जैसे मान लेते हैं ए है और ये बी है। अब इनके अंदर क्या है, ये माइसीलियम माइसीलियम दिखा दिए। अब इनसे क्या होते हैं, युग्मक बनते हैं, ये है इनके युग्मक, युग्मक को हम बोल देते हैं गेमिट। तो गेमिट बनते हैं, कैसे बनेगा, यहाँ पर जो विभाजन होगा ना ये समसूत्री विभाजन ही होता है, समसूत्री विभाजन, जिसको हम बोल देते हैं माइटोसिस। यानी इससे क्या होता है, सम यानी समान, इनमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, क्रोमोसोम और उसके नंबर सेम रहते हैं अपने पेरेंट्स के, यानी इसमें मान लेते हैं 20 गुणसूत्र थे तो इनमें 20 है, इसमें 20 है तो इनमें भी 20 है, सेम सेम रहते हैं। अब ये दोनों युग्मक है फिर आपस में जुड़ते हैं। मैंने कहा था कि लैंगिक जनन का मतलब होता है युग्मक का बनना और युग्मक का जुड़ना, तो यहाँ पर युग्मक बन गए। अब ये युग्मक आपस में जुड़ते हैं, यानी यहाँ पर क्या होता है, ये होता है निषेचन। ठीक है, अब निषेचन के बाद में जो ये संरचना जो बन रही है, ये वाली संरचना, ठीक है, अब इसको हम कहते हैं युग्मनज। ठीक है, या निषेचन को हम बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। अभी जो स्ट्रक्चर बनी है इसको हम बोल देते हैं जाइगोट, यानी युग्मनज बना है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें विभाजन होता है, इसमें सेल डिवीजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, इनमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री, जिसको हम बोल देते हैं मियोसिस, इसके अंदर होता है। इससे फिर 4 कोशिकाएं बनेगी। ठीक है, ये चारों के चारों कोशिकाएं क्या होती है, एन आकार रहेगी। एन का मतलब क्या हो गया, अर्धसूत्री रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन है ना, इनमें गुणसूत्र आधे हो गए। मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं 10 गुणसूत्र थे, 10 नहीं कहेंगे, विषम संख्या में ले लेते हैं, 9 है, 9 है, तो इसमें कितने हो जाएंगे 18, तो यहाँ पर इनमें वापस क्या हो जाएंगे 9 9। फिर ये आगे चलकर नया कवक बना लेगा, ये अलग कवक बना लेगा, ये अलग कवक बना लेगा, ये अलग कवक बना लेगा, यानी यहाँ से एक नया फंगस उग जाएगा, इनसे नया फंगस ग्रो हो जाएगा, इनसे नया फंगस ग्रो हो जाएगा, इससे नया बन जाएगा। तो ये जो बने ना ये वाले, इसको हम कहते हैं यहाँ पर लैंगिक बीजाणु। ठीक है, इसका सही नाम रहेगा लैंगिक बीजाणु, यानी हम इसको बोल देते हैं एसेक्सुअल स्पोर। तो ये 3 टाइप के हो जाएंगे, ओ स्पोर हो सकता है, ठीक है, या बेसिडियो स्पोर हो सकता है, या एस्कस स्पोर हो सकता है, 3 टाइप के हो जाएंगे। अब ये जो बनते हैं ना, देखो उस दौरान क्या होता है, जब ये युग्मक है, यानी इस तरह एक युग्मक है हमारे पास, ये दूसरा युग्मक है, तो इनके सबसे पहले जीव द्रव्य जुड़ता है, यानी इन दोनों का युग्मक जुड़ता है तो जीव द्रव्य जुड़ता है। जीव द्रव्य को हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, इंग्लिश में प्लाज्मा कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो उसे नाम रख दिया प्लाज्मा। और जुड़ने को हम कहते हैं गेमी, तो इसको क्या बोल देंगे, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी हम इसको कह देते हैं। कंप्लीट है। अब प्लाज्मोगेमी होने से क्या हो जाएगा, एक कोशिका बन जाएगी जिसके अंदर 2 केंद्रक है, 2 केंद्रक। ये जुड़ने की जो प्रोसेस है ना, ये यहाँ की प्रोसेस, यहाँ तक की प्रोसेस, इसको मैं डिटेल से स्टडी करके बता रहा हूँ आपको। जब ये जुड़ते हैं तो उस समय क्या होता है, पहले तो प्लाज्मोगेमी हो जाएगा, इससे 2 केंद्रकों वाली कोशिका बन जाएगी, तो 2 को हम कहते हैं डाई। केंद्रक के लिए वर्ड काम में लेते हैं कैरियोन, ये वर्ड लिख लें आपको। कैरियोन जब वर्ड होता है उसका मतलब होता है केंद्रक, यानी न्यूक्लियस, बहुत जगह काम आएगा ये वर्ड हमारे पास। और आपको ये पता है मोनो यानी 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा और क्वाड, ये किसी का नहीं पढ़ा हुआ है। देखो मोनो सबको पता है 1 होता है, डाई और बाई 2 होता है, ट्राई 3 होता है, टेट्रा 4 होता है, पेंटा 5 होता है। क्वाड के टेट्रा के अलावा इसके लिए वर्ड काम में लेते हैं क्वाड भी। क्वाड का मतलब भी होता है 4, जैसे आपने नाम सुना होगा क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मतलब होता है 4, लेटर का मतलब होता है साइड, 4 साइड होते हैं। इनके अलावा कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना हम पढ़ाएंगे, आपके दिमाग में है ना, अपने मस्तिष्क के अंदर होता है कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना, तो वो बाद में पढ़ेंगे। तो डाइकैरियोन बन गया, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं इसको
द्विकेंद्रकी संरचना बन जाती है, द्विकेंद्रकी। और ये हिंदी, आप हिंदी मीडियम भी हो तो भी यही वर्ड याद रखना है आपको, डाइकैरियोन, डाइकैरियोन। उसके बाद में इनमें क्या होता है, इसके बाद में इनके केंद्रक भी जुड़ना शुरू हो जाते हैं, न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं, तो इनके केंद्रक जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, अब केंद्रक जुड़ रहे हैं, कोशिका तो पहले ही जुड़ गई थी, क्यों जुड़ा हुआ दिखा रहे, जुड़ता हुआ दिखा रहे हैं, जुड़ गई। अब इनके केंद्रक जुड़ रहे हैं, तो केंद्रक जुड़ने को हम क्या बोल देंगे, केंद्रक को हम क्या कहते हैं, कैरियोन। तो कैरियो वर्ड हो गया, जुड़ने को हम कहते हैं गेमी, तो नाम बना दिया कैरियोगेमी। तो क्या हो गया ये, कैरियोगेमी, कंप्लीट है कैरियोगेमी। अब कैरियोगेमी होने के बाद में इनमें क्या बन जाता है, 2n अवस्था में युग्मनज बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, कंप्लीट है। तो ये होता है इसके अंदर इस तरह की प्रक्रिया। अब देखो एक चीज और याद रखना है, हमने पढ़ा है कि कवक के ऊपर ये जो है ना, ये बीजाणु ये बनते कहाँ है, तो इसके जो हाइफी है ना, उसको जूम करके देख रहे हैं, ये एक हाइफी है यानी कवक तंतु है। इस हाइफी के ऊपर भी क्या होता है, वो फ्रूटिंग बॉडी ऐसे बनती है, फलन काय बनता है, ठीक है। और इसके अंदर ये पूरी प्रक्रिया जो हो रही है ना, ये इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर भी हो सकती है। अगर अंदर हो रही है तो हम बोल देंगे अंतर्जात, ठीक है, एंडोजीनस, अगर इनके अंदर हो रही है तो। अगर ये इस तरह हो रहा है, ये हमारे पास है हाइफी, ठीक है, यानी पट्टिए बनाया है, इस हाइफी के ऊपर ये बाहर ही बन रहे हैं, ऐसे बाहर ही बन रहे हैं, अंदर बन नहीं रहे, डायरेक्ट ऐसे बन जाते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडी इसके लिए ये हो जाएगी, ये वाली जो कोशिका है ये इसके लिए फ्रूटिंग बॉडी यानी फलन काय हो जाती है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल देंगे, इसका नाम हो जाएगा बहिर्जात, ठीक है, यानी हम बोल देंगे एक्सोजीनस। ओके, तो इस प्रकार इनके अंदर एंडोजीनस और एक्सोजीनस दोनों टाइप से बन सकते हैं। तो ये हो गया कि जो कवक है इसमें जो रिप्रोडक्शन है यानी जो जनन है ये कैसे होता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इनको कौन कौन से भागों में बांटा गया है, इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है, ड्यूटेरोमाइसिटीज है, उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।